हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श नवोदय के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के पहले वाले वीडियो में हमने ब्लड ग्रुप के बारे में आप लोगों को बताया था। ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया, एक बार वापस बता देना चाहता हूँ। ब्लड ग्रुप की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। इन्होंने ब्लड का अध्ययन किया। अध्ययन करते समय इन्होंने देखा कि आरबीसी पर दो विशेष प्रकार की प्रोटीनें पाई जाती हैं, जिसका नाम इन्होंने रख दिया एंटीजन। उन प्रोटीनों को नाम रखा एंटीजन, और एंटीजन दो बताया, एंटीजन ए और एंटीजन बी, दो प्रकार के होते हैं। तो एंटीजन की उपस्थिति और उपस्थिति के आधार पर इन्होंने यानी कि लैंडस्टीनर ने ब्लड को चार वर्गों में डिवाइड कर दिया था। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। हमारे देश में लगभग 23.5% लोग ब्लड ग्रुप ए वाले पाए जाते हैं और ब्लड ग्रुप बी वाले लगभग 34.5% लोग पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी के लगभग 7.5% लोग पाए जाते हैं और ब्लड ग्रुप ओ वाले भी 34.5% पाए जाते हैं। यानी इंडिया में रुधिर वर्ग ए वाले 23.5%, बी वाले 34.5%, ए बी वाले 7.5% और ओ वाले 34.5% पाए जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए होता है, रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी होता है। रुधिर वर्ग यानी रुधिर वर्ग ए में कौन सा एंटीजन ए, यहां पर भी आप ब्लड ग्रुप और यहां पर एंटीजन और यहां लिखो एंटीबॉडी। तो जिसका रुधिर वर्ग ए होता है उसमें एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी स्मॉल बी होता है। ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति में एंटीजन बी और एंटीबॉडी स्मॉल ए होता है। ब्लड ग्रुप ए बी वाले व्यक्ति में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडीज अनुपस्थित होता है। रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, जबकि एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों पाया जाता है। तो इस आधार पर इन्होंने बताया कि अगर जो रक्तदान कराया जाए तो इसमें अगर ए को रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्ति को रुधिर वर्ग बी का खून दिया जाए, ब्लड दिया जाए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए पाया जाता है, रुधिर वर्ग बी में एंटीजन बी होता है। रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्ति में एंटीबॉडी स्मॉल बी होता है और बी में एंटीबॉडी स्मॉल ए पाया जाता है। तो अगर जो ए वाले रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्ति को बी का ब्लड दिया जाता है तो ग्राही, जिसको दिया जाता है वो ग्राही कहलाता है, जो देता है वो दाता कहलाता है। तो ग्राही में उपस्थित एंटीबॉडीज दाता के एंटीजन के साथ पारस्परिक क्रिया करने लगता है, जिसके फलस्वरूप आरबीसी आपस में चिपकने लगती हैं। आरबीसी इस प्रकार से चिपकने की क्रिया रुधिर समूहन या रुधिर आश्लेषण, रुधिर समूहन या रुधिर आश्लेषण कहलाता है। रुधिर आश्लेषण किसे कहते हैं? असंगत रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों के मध्य रक्तदान कराने से ग्राही का आरबीसी परस्पर चिपकने लगते हैं। यह क्रिया रुधिर आश्लेषण या रुधिर समूहन कहलाता है। तो आरबीसी के परस्पर चिपक जाने से ब्लड सर्कुलेशन अवरुद्ध हो जाता है, जिससे ग्राही की मृत्यु हो जाती है। अगर हम ए को ए का ब्लड देते हैं तो ए वाले को ए का ब्लड दिया जाए, तो चूंकि ए वाले में भी एंटीजन ए है और ग्राही में भी एंटीजन ए है और दाता का भी एंटीजन ए है, तो इसलिए दोनों एंटीजन जब समान हो जाएंगे तो इनके मध्य कोई पारस्परिक क्रिया नहीं होगी।
आता है, ए को ए का ब्लड दिया जा सकता है। हमने आपको बताया रुधिर ए बी जो है इसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है। एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाने के नाते ये सर्वग्राही होता है। अच्छा इसमें एंटीबॉडीज कोई नहीं पाया जाता, ब्लड ग्रुप ए बी वाले में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये सर्वग्राही होता है। ब्लड ग्रुप ए बी वाला सर्वग्राही होता है। क्यों होता है? अगर इसको किसी भी ग्रुप का ब्लड दिया जाए तो चूंकि इसमें कोई एंटीबॉडी है नहीं, पारस्परिक क्रिया कौन करता है? पारस्परिक क्रिया यानी ग्राही का एंटीबॉडी और दाता का एंटीजन की मध्य पारस्परिक क्रिया होती है। तो इसमें जब पारस्परिक क्रिया करने वाला कोई है ही नहीं तो इसको किसी का भी, इसका ए का भी ब्लड दे दो, बी का दे दो, ओ का दे दो, इन सबको दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें प्रतिक्रिया करने वाला नहीं है। इसी प्रकार रुधिर ओ में हम देखते हैं इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, तो रुधिर ओ को हम किसी को भी अगर दें तो इसमें जब एंटीजन है ही नहीं तो ग्राही का एंटीबॉडीज किसके साथ पारस्परिक क्रिया करेगा? किसी के साथ नहीं। अर्थात रुधिर ओ वाला व्यक्ति सर्वदाता होता है। ये मैंने आपको बताया था यहां तक। अब इसके बाद देखिए, अब जब इस नियम के हिसाब से पालन किया जाने लगा, भाई चलो ए को ए का ब्लड दे दिया जाए, बी को बी का ब्लड दे दिया जाए, ए बी को सबका दे दिया जाए, तो ऐसे कंडीशन में ज्यादातर कुछ केसों में ऐसा होता था भाई कि ग्राही को कोई समस्या नहीं आती थी, लेकिन कुछ केसों में ऐसा हुआ कि ग्राही ने बाद में चल करके अगर उसको कई बार सपोज करो, जैसे आप मान लो यानी ए बी को ए का ए वाला ब्लड दिया है, क्योंकि ये सर्वग्राही है, अब ये दिया जा रहा है, तो कभी कभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कई बार इसको देने से इसमें भी प्रॉब्लम आने लग जाती थी ग्राही में। तो इसके लिए इसमें खोज करने के लिए लैंड स्टीनर और वीनर नाम के वैज्ञानिकों ने इस पर खोज करना शुरू किया। भाई जब एंटीजन ए और एंटीजन बी ये दो ही होते हैं और इसके आधार पर इस प्रकार से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्यों आने लगी? तो इन्होंने मकाका रीसस बंदरों पर खोज किया और इन्होंने पाया कि ब्लड में यानी आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए और एंटीजन बी के अलावा भी एक अलग एंटीजन पाया जाता है, जिसका नाम इन वैज्ञानिकों ने रख दिया आर्यज कारक, आर्यज फैक्टर। ठीक है, आर्यज फैक्टर क्या है भाई? आर्यज कारक क्या होता है? ये आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाला विशेष प्रकार का एक एंटीजन होता है। जैसे एंटीजन ए बी है, उसी प्रकार से ये भी एक एंटीजन होता है। अब इसको आरएस नाम क्यों, इस कारक को आरएस नाम क्यों दिया गया भाई? अब जो बंदर था जिस पर खोज किया गया उसका नाम था मकाका रीसस। तो रीसस जो है RHESUS, रीसस। अब चूंकि रीसस RH से शुरू होता है, बंदर की जो जाति है, वंश तो हो गया मकाका और बंदर की जाति क्या है? रीसस। तो उस बंदर के जाति के प्रथम दो अक्षर के आधार पर इस कारक का नाम रख दिया गया आर्यज कारक। आर्यज क्या है? वो रीसस, बंदर की जो जात है उस जात का प्रथम दो अक्षर है आर्यज। तो जिस व्यक्ति में आर्यज कारक पाया जाता है, जिस व्यक्ति के ब्लड में आर्यज कारक पाया जाता है उसे आर्यज पॉजिटिव कहते हैं, और जिस व्यक्ति के ब्लड में आर्यज कारक अनुपस्थित होता है उसे आर्यज नेगेटिव कहा जाता है। भारत में लगभग 93% लोग आर्यज पॉजिटिव पाए जाते हैं और लगभग 60% लोग जो है आर्यज नेगेटिव पाए जाते हैं। तो आर्यज कारक क्या हो गया भाई? आर्यज कारक क्या है? कार्ल लैंड स्टीनर तथा वीनर नाम के वैज्ञानिकों ने मकाका रीसस बंदरों पर अनुसंधान किया, रिसर्च किया और इन्होंने पाया कि
आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए और बी के अलावा और भी एक विशेष प्रकार का एंटीजन पाया जा रहा है, तो उस एंटीजन का नाम इन्होंने प्रयोग किए गए बंदर के जाति के प्रथम 2 अक्षर के आधार पर उस कारक का नाम रख दिया आरएच कारक। आरएच कारक के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन है? आरएच भारत में जिस व्यक्ति के ब्लड में आरएच कारक पाया जाता है उसे आरएच पॉजिटिव कहते हैं, जिस व्यक्ति के ब्लड में आरएच कारक नहीं होता उसे आरएच नेगेटिव लिख दिया जाता है। भारत में 93% लोग आरएच पॉजिटिव होते हैं, लगभग 7% लोग आरएच नेगेटिव होते हैं। और क्या है देखिए भाई, जैसे हमने आपको बताया कि एंटीजन ए और एंटीजन बी, इन दोनों के प्रति ब्लड में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। इन दोनों के प्रति ब्लड में एंटीबॉडीज ऑलरेडी पाए जाते हैं, लेकिन आरएच कारक के खिलाफ कोई एंटीबॉडीज पहले से ब्लड में नहीं पाए जाते। तो ये हो गया भाई आरएच कारक के बारे में। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है कि उसमें एंटीजन ए उपस्थित है और आरएच कारक भी उपस्थित है, तो ऐसे व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को ए पॉजिटिव कर दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन ए है और आरएच कारक भी है तो उसको ए पॉजिटिव कह दिया जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति है जिसमें एंटीजन बी पाया जा रहा है और आरएच कारक भी है तो उसके ब्लड ग्रुप को बी पॉजिटिव कह दिया जाता है। इसी प्रकार से ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव भी होते हैं। और अगर ये कारक आरएच कारक नहीं, मान लो उसमें खाली एंटीजन ए है और आरएच कारक नहीं है, उसके ब्लड ग्रुप को ए नेगेटिव लिख दिया जाता है। तो अब देखिए भाई, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग ए पॉजिटिव है और एक व्यक्ति है उसका रुधिर वर्ग ए नेगेटिव है। अब ए नेगेटिव वाले को ए पॉजिटिव का अगर कर दिया जाए तो क्या होगा? अब यहां पर देखिए, एंटीजन ए रुधिर वर्ग ए पॉजिटिव वाले व्यक्ति में एंटीजन ए और आरएच कारक दोनों है, यही बात है। ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति में एंटीजन ए भी है और आरएच कारक भी है, जबकि ए नेगेटिव वाले व्यक्ति में केवल एंटीजन ए है। तो अगर जो ए नेगेटिव को ए पॉजिटिव का ब्लड दिया जा रहा है तो चूंकि दोनों में एंटीजन ए समान है, अतः इसके खिलाफ एंटीबॉडी द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जाएगी क्योंकि दोनों एंटीजन समान हैं। लेकिन इसमें देखिए आरएच कारक नहीं है, इसमें आरएच कारक है। तो इसमें क्या पहुंचा? एंटीजन ए पहुंचा, एंटीजन और आरएच दोनों इसमें पहुंच गया। ए और ए इनके मध्य कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, लेकिन आरएच कारक के खिलाफ इसमें प्रतिक्रिया होगी। लेकिन प्रतिक्रिया करने वाले एंटीबॉडी तो पहले पाए नहीं जाते इसमें आरएच कारक के खिलाफ, जैसे इसमें तो होता पहले से ही पाए जाते हैं, वो तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं, रुधिर समूहन कर देते हैं। लेकिन आरएच कारक के खिलाफ कोई एंटी आरएच एंटीबॉडीज पहले से नहीं होते। तो ऐसे में जब ये आरएच कारक इस व्यक्ति के ब्लड में आता है ग्राही में, तो ग्राही में आरएच एंटीबॉडीज का निर्माण शुरू होता है। तो लगभग 1 वर्ष तक समय लग जाता है इसमें आरएच एंटीबॉडीज का निर्माण होते समय। तो अब इसमें जब आरएच एंटीबॉडीज बन जाएगा तो उसके बाद जब फिर इसको आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड इसको दिया जाएगा तो जो पहले से बन चुके हैं आरएच एंटीबॉडीज वो इसके खिलाफ प्रतिक्रिया करने लगते हैं, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिए आप, किसी भी नेगेटिव वाले व्यक्ति को
चाहे वो ए नेगेटिव हो, बी नेगेटिव हो, ए बी नेगेटिव हो या ओ नेगेटिव हो, तो किसी भी नेगेटिव वाले व्यक्ति को पॉजिटिव वाला ब्लड नहीं दिया जा सकता, जबकि पॉजिटिव वाले व्यक्ति को नेगेटिव यानी नेगेटिव वाले का ब्लड दिया जा सकता है। सारे नेगेटिव नहीं भाई, जैसे ए है इसको हम ए नेगेटिव का ब्लड दे सकते हैं। ध्यान रहे कि नेगेटिव वाले को पॉजिटिव नहीं दे सकते, लेकिन पॉजिटिव वाले को नेगेटिव ब्लड दिया जा सकता है। यानी किसी का हृदय बल ए पॉजिटिव है तो उसे ए नेगेटिव का ब्लड दिया जा सकता है, लेकिन अगर जो ए नेगेटिव है तो उसे ए पॉजिटिव का नहीं दिया जा सकता। उसको कौन कौन से दिया जा सकता है? जैसे ए नेगेटिव है तो इसे जो है हम ए नेगेटिव का ब्लड दे सकते हैं या ओ नेगेटिव का ब्लड हम दे सकते हैं, बाकी और नहीं दिया जा सकता है। तो उसी प्रकार से जैसे रुधिर वर्ग ए बी है, सर्वग्राही जाते हैं, रुधिर वर्ग ए बी सर्वग्राही है, तो रुधिर वर्ग ए बी, चूंकि देखिए वैसे तो भाई जो लिखा गया है सीधे रुधिर वर्ग ए बी लिखा जाता है, लेकिन मेडिकल के तौर पर जब इसका परीक्षण किया जाता है तो खाली ब्लड ग्रुप ए बी ऐसा नहीं लिखा जाता, ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, जो भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव के साथ लिखा जाता है। तो जो ये ब्लड ग्रुप है, अब इनमें जैसे रुधिर वर्ग ए बी वाला सर्वदाता होता है, लेकिन ए बी कौन, ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव, ये भी तो बात है। सर्वदाता कौन होगा, ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव। तो ध्यान रहे पॉजिटिव वाला सर्वदाता नहीं होगा। हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला सबका ले सकता है। यानी कि जो ए बी पॉजिटिव है ये सबका ब्लड ले सकता है। यानी कि जैसे ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। अब देखिए अब ये ए बी पॉजिटिव है तो ये सबका ब्लड ले सकता है, यानी कि इसका भी लेगा, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, ये भी सबका ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें आरएच कारक है। अगर ये ए पॉजिटिव वाला ले रहा है तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, क्योंकि इसमें आरएच कारक ऑलरेडी है, कोई बात नहीं इसमें। लेकिन अगर यही पर ए बी निगेटिव हो जाए तो ए बी निगेटिव सबका ब्लड नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि इसमें देखिए ए बी निगेटिव है अगर जो, तो ये किसी भी पॉजिटिव वाले का ब्लड नहीं ले सकता है। अब ए पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव इसको अगर दे दिया जाए ए बी निगेटिव वाले को, तो चूंकि इसमें एंटीजन तो कोई नहीं है, सॉरी एंटीबॉडी तो कोई नहीं जो कि प्रतिक्रिया करे, लेकिन अब इसको बार बार जब दिया जाएगा ब्लड को तो इसके बॉडी में आरएच एंटीबॉडीज का निर्माण शुरू होने लगेगा, और जब ये एंटीबॉडी बन जाएंगे तो भविष्य में फिर कभी अगर जो पॉजिटिव वाला ब्लड इसको दिया जा रहा है नेगेटिव को, तो उसके खिलाफ ये प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगेंगे। तो इस प्रकार से रुधिर वर्ग ए बी वाला ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है। ए बी निगेटिव ये सिर्फ निगेटिव वाले का ही ले सकता है, यानी ए निगेटिव बी निगेटिव ए बी निगेटिव और ओ नेगेटिव का ही ले सकता है। इसी प्रकार रुधिर वर्ग ओ है, रुधिर वर्ग ओ को खाली ओ लिखा नहीं जाता है, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव लिखा जा सकता है। तो रुधिर वर्ग ओ को देख लीजिए आप, यानी ओ पॉजिटिव को। अब वो पॉजिटिव जो है, जैसे रुधिर वर्ग ओ को कहते हैं सर्वदाता होता है, तो क्या ओ पॉजिटिव सर्वदाता हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। वो पॉजिटिव वाला केवल पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है। ए पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है और ओ पॉजिटिव को दे सकता है।
लेकिन जो O नेगेटिव है ये सर्वदाता होता है। ये पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है और नेगेटिव वाले को भी दे सकता है। तो ये हो गया RH कारक। अब देखिए इस पर एक RH कारक पर एक क्वेश्चन बनता है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिएटिलिस रोग क्या है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिएटिलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है, इसके उपचार या बचाव इसके लिखिए आप। गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है, इसको जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिएटिलिस भी कहा जाता है इंग्लिश में। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिएटिलिस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिएटिलिस। अब ये क्या है, इससे बचने के उपाय क्या है। तो आप देखिए, अगर जो RH पॉजिटिव पुरुष की शादी RH नेगेटिव स्त्री से कर दिया जाए तो होगा क्या भाई, अगर ये स्त्री चूंकि RH नेगेटिव है कि RH कारक नहीं पाया जाता, लेकिन इसके पुरुष में RH कारक पाया जाता है, तो RH पॉजिटिव वाले पुरुष RH नेगेटिव वाली स्त्री से शादी होती है और यह स्त्री जब पहली बार प्रेग्नेंट होगी तो उसके गर्भाशय में RH पॉजिटिव वाला भ्रूण अगर जो है RH पॉजिटिव वाला भ्रूण है तो वह भ्रूण सामान्य रूप से वृद्धि करके और जन्म ले लेगा, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होगी। ध्यान रखना, RH पॉजिटिव पुरुष RH नेगेटिव स्त्री की शादी अगर जो होती है और RH नेगेटिव वाली स्त्री पहली बार RH पॉजिटिव वाले भ्रूण से प्रेग्नेंट होती है तो वह भ्रूण जो है यानी उससे भ्रूण से विकसित जो बच्चा है वो सामान्य बच्चे का जन्म होगा। लेकिन उस बच्चे के जन्म के समय बच्चे में उपस्थित RH पॉजिटिव यानी बच्चे का जो RH कारक है ये उस औरत के ब्लड के संपर्क में आ जाता है और ब्लड के संपर्क में आने पर उस औरत के गर्भाशय में RH एंटीबॉडीज का निर्माण शुरू हो जाता है। क्योंकि RH एंटीबॉडीज पहले से पाए नहीं जाते, लेकिन बच्चे के जन्म के समय बच्चे का RH कारक और उस स्त्री के ब्लड के संपर्क में आ जाता है, जिससे उस औरत के ब्लड में RH कारक एंटीबॉडीज का निर्माण शुरू हो जाता है। और वह औरत जब दूसरी बार RH पॉजिटिव वाले भ्रूण को गर्भ धारण करती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उस औरत के गर्भाशय में पहले से उपस्थित RH एंटीबॉडीज वो भ्रूण के RH कारक के से प्रतिक्रिया करने लगते हैं, जिससे भ्रूण की RBC नष्ट होने लगती है। यह क्रिया रुधिर लयनता कहलाता है। रुधिर लयनता या हीमोलाइसिस, रुधिर लयनता या हीमोलाइसिस कहलाता है। अब हीमोलाइसिस किसे कहेंगे या रुधिर लयनता किसे कहेंगे, तो आप बता देना कि
RH नेगेटिव स्त्री वाली RH नेगेटिव स्त्री RH पॉजिटिव पुरुष के मध्य शादी होने से जब वह औरत दूसरी बार RH पॉजिटिव वाले भ्रूण को गर्भ धारण करती है तो उस स्त्री के रुधिर में उपस्थित RH एंटीबॉडीज और बच्चे के RH कारक के मध्य पारस्परिक क्रिया होने लगती है, जिससे उस बच्चे का RBC नष्ट होने लगती है। यह क्रिया रुधिर लयनता या हीमोलाइसिस कहलाता है। तो उस बच्चे में रुधिर की कमी हो जाती है और ऐसे में जो रोग होता है उस रोग को गर्भरक्ताणु कोरकता एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस कहलाता है। वापस एक बार देख लीजिए, ये गर्भरक्ताणु कोरकता क्या है, परिभाषा के तौर पर पहले देख लीजिए। परिभाषा क्या लिखेंगे कि RH पॉजिटिव भ्रूण और RH एंटीबॉडीज के मध्य, यानी RH पॉजिटिव भ्रूण और उसकी माता के ब्लड में उपस्थित RH एंटीबॉडीज के मध्य पारस्परिक क्रिया होने से भ्रूण की RBC चिपकने लगती है, जिससे उस भ्रूण में एक रोग हो जाता है। उस रोग को गर्भरक्ताणु कोरकता या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस कहते हैं। तो अब ऐसे बच्चे को बचाया कैसे जा सकता है? अगर और देखिए, ऐसे बच्चे को रीसस शिशु भी कहते हैं। ऐसे रोगी बच्चे को रीसस शिशु किसे कहेंगे? गर्भरक्ताणु कोरकता से ग्रसित बच्चे को रीसस शिशु कहते हैं। तो मेरे हिसाब से यह आपकी समझ में आ गया होगा गर्भरक्ताणु कोरकता क्या है, ये कैसे होता है। यह RH पॉजिटिव पुरुष RH नेगेटिव स्त्री के मध्य शादी होती है। वह स्त्री पहली बार जब RH पॉजिटिव वाले भ्रूण को अपने गर्भ में धारण करती है तो वो भ्रूण सामान्य रूप से जन्म लेता, सामान्य बच्चा होता हो, लेकिन बच्चे के जन्म के समय भ्रूण का RH कारक माता के रुधिर के संपर्क में आ जाता है, जिससे उसके माता के रुधिर में RH एंटीबॉडीज का निर्माण शुरू होने लगता है। और जब वह स्त्री दूसरी बार RH पॉजिटिव वाले भ्रूण को अपने गर्भ में धारण करती है तो पहले से निर्मित RH एंटीबॉडीज और भ्रूण का RH ये इनके मध्य पारस्परिक क्रिया होने लगती है, जिससे भ्रूण का रुधिर नष्ट होने लगता है, RBC नष्ट होने लगता है। यह क्रिया रुधिर लयनता कहलाती है। और ऐसे रोग से ग्रसित शिशु को गर्भरक्ताणु कोरकता या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिस रोग कहते हैं और ऐसे शिशु को रीसस शिशु कहा जाता है। अब इसके लिए बचाव क्या भाई? बच्चे यदि कि अगर कोई औरत पहली बार मतलब इस तरीके से प्रेग्नेंट है या उसके प्रेग्नेंट होती है पहली बार और रुधिर का जांच करके पता चलता है तो उस औरत के बच्चे की जन्म पहली बार बच्चे को जन्म देती है तो उसके 24 घंटे के अंदर इस औरत को RH एंटीबॉडीज का इंजेक्शन लगवा देना चाहिए, जिससे वो प्रतिरक्षी बॉडी में नहीं बनेंगे। तो ये इसका उपचार है। यानी गर्भरक्ताणु कोरकता होने से रोकने के लिए क्या करेंगे? जब ऐसा कंडीशन आता है कि पुरुष RH पॉजिटिव है और स्त्री उसकी RH नेगेटिव है, तो ऐसे में जब ये औरत पहली बार बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के जन्म के 24 घंटे के अंदर उसे RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन दे देना चाहिए, लगा देना चाहिए, जिससे RH प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं हो पाएगा। और अगर जो कोई शिशु इस प्रकार से वो ग्रसित हो गया है यानी रीसस शिशु है तो उसको किस प्रकार बचाया जा सकता है? तो इसके पूरे ब्लड को हटा करके उसकी जगह पर नया ब्लड डालना पड़ेगा, पूरे नया रुधिर डालना पड़ेगा। धीरे धीरे ऐसा नहीं कि एक बार पूरा खून को निकाल लिया, बाद में धीरे धीरे ब्लड को निकालते जाएंगे और सही खून चढ़ाते जाएंगे बच्चे में। तो कहने मतलब रीसस शिशु को बचाने के लिए उसके पूरे ब्लड को
निकालना पड़ेगा और उसकी जगह पर सामान्य ब्लड डालना पड़ेगा। तो ये हो गया भाई ब्लड ग्रुप, गर्भधारण औरता, एरिथ्रोब्लास्ट फीटलिस। और एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे में जब कोई नव दंपत्ति होते हैं जिनकी शादी होती है और जब कभी ऐसे कंडीशन बनते हैं, प्रेग्नेंट वाली कंडीशन बनती है, तो उन दोनों को लेबोरेटरी में जा करके, हॉस्पिटल में जा करके डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अपने अपने ब्लड की जांच अवश्य करवानी चाहिए। अगर आज पॉजिटिव पुरुष है, अगर नेगेटिव स्त्री है, तो ध्यान रहे कि डिलीवरी जो है वो हॉस्पिटल में करवाइए और डॉक्टर को वो रिपोर्ट दिखाइएगा जो पहले जांच में आपने देखा था, और उस आधार पर डॉक्टर जो है वो उस औरत को एंटी-RH एंटीबॉडीज का इंजेक्शन लगा देंगे, तो आगे की समस्या नहीं रहेगी।